नमस्कार रेल साथियों, इस वीडियो में हम ले रहे हैं पूर्व मध्य रेल का सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रुप बी 70% कोटा हेतु लिखित परीक्षा। रिटन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एपीओ ग्रुप बी अगेंस्ट 70% कोटा। इसके जो अधिकतम अंक हैं वो 100 अंक हैं और 110% है। पेपर में आपको मैक्सिमम 100 करने हैं और इसके 29 मई 2022 का पेपर है। 29 मई 2022 का पेपर है जो कि लेटेस्ट है और इसका जो निर्धारित समय है 2 घंटे हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और ये 3 भागों में है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। प्रश्न संख्या 190 तक इसमें अनिवार्य है और भाग बी में है जो प्रश्न संख्या 91 से 100 तक है। प्रत्येक प्रश्न बराबर अंक का है और प्रश्न पत्र में 3 भाग ए बी सी है और भाग ए 1 से 90 तक ये अनिवार्य है। भाग बी ये प्रश्न संख्या 91 से 100 तक है और पार्ट बी में आपके पार्ट जो सी है उसमें राजभाषा के प्रश्न 110 है। तो ये वही नियम है जो सभी परीक्षाओं में होते हैं और किसी प्रकार की हिंदी में अस्पष्टता होने पर अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत प्रश्न मान्य होगा और कृपया उत्तर का सही विकल्प लेटर जैसे ए बी सी अथवा डी में लिखें। परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग पात्र से निरस्त हो जाएगी। परीक्षा भवन में मोबाइल ले जाने फोन की अनुमति नहीं है और उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में लिखें। केवल नीली या काली स्याही वाली कलम का ही प्रयोग करें और उत्तर पुस्तिका में अतिरिक्त पुस्तिका के अंदर अपना नाम, क्रमांक, हस्ताक्षर इत्यादि न लिखें। अपना नाम, क्रमांक, हस्ताक्षर इत्यादि केवल प्रथम पेज के निर्दिष्ट स्थान पर ही लिखें। चलिए, ये तो इंस्ट्रक्शन थे जो लगभग आप सभी जानते हैं। मेन बात है कि ये प्रश्न पत्र लेटेस्ट ये 29 मई 2022 का है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रनिंग कर्मचारी के सेवानिवृत्त लाभ की गणना हेतु मूल वेतन का कितना प्रतिशत क्वांटम लिया जाता है? तो ये 55% लिया जाता है। ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है साथियों, इसमें रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल सेवकों को राजनीति में भाग लेना वर्जित है? तो नियम 5 है जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तीसरा है, प्रथम श्रेणी ए ड्यूटी पास पर मिलने वाली अधिकतम सीटों की संख्या क्या है? तो ये डी है। हाँ, 4 सीटें मिलती हैं। ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 4 है, लीव नोट ड्यू पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिनों तक उपयोग की जाती है? तो ये 360 दिन की मिलती है। ऑप्शन ए। LND छुट्टी, लीव नोट ड्यू 360 दिन की मिलती है। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट 1948 कब से लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ। ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1949 से ये लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादकता आधारित बोनस की शुरुआत कब से हुई? तो ये आपके 1/4/79 से हुई। 1/4/79 से हुई है। सी से हुई है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मकान निर्माण अग्रिम के मूल राशि की कटौती अधिकतम कितने किस्तों में की जा सकती है? तो वो की जा सकती है 180 की। और अगर केवल ब्याज की कटौती पूछता तो 60 हो जाती और कंप्लीट पूछता तो 240 हो जाती। नेक्स्ट है, 1/4/2000 से पूर्व नियुक्त रेल सेवकों की अधिवर्षता पश्चात पेंशन पाने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की अहर्निश सेवा चाहिए? तो वो चाहिए साथियों 8 में भी मिनिमम 10 साल की सर्विस चाहिए। ऑप्शन बी। और VRS लेने के लिए, सेवानिवृत्ति लेने के लिए कम से कम 20 साल की रेलवे सर्विस चाहिए। नेक्स्ट है, बर्खास्ती रिमूवल के मामले में रेल आवास को सामान्य किराए पर अवधारित रखने की अधिकतम अवधि क्या है? तो वो 1 माह है। ऑप्शन ए।
प्रश्न नंबर 10 है, न्यूनतम कितने वर्ष की आरक्षी सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर मानार्थ पास की पात्रता है? तो 20 वर्ष। मानार्थ पास सेवानिवृत्ति पर मिलता है, तो 20 वर्ष की सेवा के लिए आप 20 वर्ष की सेवा के बाद आप मानार्थ पास ले सकते हैं, और 20 साल की सेवा के बाद आप VRS ले सकते हैं। तो सेवानिवृत्ति के बाद ही मिलता है मानार्थ पास। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो बिल्कुल साइड का प्रश्न पढ़ सकते हैं और उत्तर चेक कर सकते हैं। प्रश्न 11 है, रेलवे में दिनांक 1/1/2016 के उपरांत मूल पेंशन की अधिकतम सीमा रुपए में क्या हो सकती है? तो ये 1,25,000 हो जाएगी, और मिनिमम हो जाएगी जो 9,000 हो जाएगी। मिनिमम है जो 9,000 हो जाएगी। और यहाँ जो आपका आंसर होगा वो आपका 1,25,000 होगा, मैक्सिमम अधिकतम। रेलवे डॉक्टरों को उनके मूल वेतन का कितना प्रतिशत नॉन प्रैक्टिस भत्ता के रूप में देगी? पहले ये 25 था, लेकिन अब प्रेजेंट में 20 है। एनपीए प्रेजेंट में 20 है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 20। एनपीए वर्तमान में, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस वर्तमान में 20 है। पहले ये 25 था, लेकिन अब इसको 20 कर रखा है वर्तमान में। प्रश्न नंबर 13 है, राजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति है तो दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित है? तो ये पहले 3% था। पहले था ये 3% था, लेकिन प्रेजेंट में वर्तमान में ही 4% है। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम पर लागू ब्याज की दर क्या है? तो वो है आपके 7.1%। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, इसमें रिक्ति उपलब्ध रहने की स्थिति में रेलवे भर्ती सेल RRC से रिप्लेसमेंट पैनल निम्न प्रस्ताव से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें योगदान नहीं देने के कारण शॉर्टफॉल राइट, 1 वर्ष के भीतर त्यागपत्र राइट, 1 वर्ष के भीतर मृत्यु राइट, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपके डी हो जाएगा। चलिए साथियों 16 नंबर का प्रश्न है, सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा GDC में निम्न में से किस कोटि को आरक्षण के लाभ की अनुमति नहीं है? तो इसमें आएगा साथियों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS आएगा इसमें। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि आपके 1 फरवरी 2019 से लागू हुआ था। किसानों के मामले में 5 एकड़ से ज़मीन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वैसे जो सालाना आय है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और सीधी भर्तियों में इसमें 10% आरक्षण मिलता है। तो यहाँ जो आंसर होगा 16 का बी होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वर्तमान में रेल कर्मी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना RELHS का मतलब होता है रेलवे एम्प्लॉइज लेबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम। तो इसके लिए जो अधिकतम अंशदान है वो अंशदान है आपका 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें 18। प्रश्न संख्या 18 है, वरीय वेतनमान के अधिकारियों के त्याग पत्र की स्वीकृति है तो कौन प्राधिकृत है? तो यहाँ पे जो 18 में आपका आंसर आएगा वो GM महोदय आएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में कब नामित किया गया? तो ये नामित किया गया था आपके 2009 में। इससे पहले इसको ACR नाम से जाना जाता था, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, और अब इसको क्या बोला जाता है? APAR, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। अब इसको जो जाना जाता है 2009 के बाद जो जाना जाता है वो जाना जाता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। तो आपका जो आंसर होगा वो 2009 होगा। ऑप्शन डी। चलिए साथियों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो
तो इसमें आपका हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा भी है और भारतीय वन सेवा भी है। इसमें जो ऑप्शन सी है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो आंसर ऑप्शन सी, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें आपका। चलिए साथियों, नेक्स्ट रेल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत कोई भी रनिंग कर्मचारी ड्यूटी शुरू होने के कितने घंटे के अंदर नशे का सेवन नहीं करेगा, तो वो 8 घंटे आ जाएगा। यानी 8 घंटे से पहले वो कोई भी चरस, गांजा, नशीली दवाइयाँ, दारू, अल्कोहल, बियर वगैरह कुछ नहीं पी सकता। जो भी नशीली चीज़ें हैं वो नहीं ले सकता 8 घंटा पहले, और ये आपके रेलवे कंडक्ट रूल 22 में है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गोल्ड पास खो जाने की स्थिति में संबंधित कर्मी से कितनी राशियों की कटौती की जानी है या संबंधित कर्मी द्वारा राशि रेल खाते में जमा करना है, तो 26,113 रुपये है, ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मातृत्व अवकाश की शुरुआत कब हुई, तो 1/9/2008, 1/9/2008 को मातृत्व अवकाश की शुरुआत की गई थी और ये 180 दिन का मिलता है। इसको आप 600 दिन भी बोलते हैं, 6 महीने भी बोल सकते हैं और 26 वीक भी बोल सकते हैं। अगर ये वीक में पूछे तो 26 वीक्स, और अगर दिनों में पूछे तो 180 दिन, और महीने में पूछे तो 6 महीने, महीनों में पूछे तो 6 मंथ, महीनों में पूछे तो 6 मंथ, महिला रेलवे एम्प्लॉय को। चलिए, प्रश्न संख्या 24 है, सेवानिवृत्ति के समय रेल सेवकों को दिया जाने वाला स्वर्ण जड़ित प्लांटेड रजत सिल्वर मंडल के वजन के बारे में निम्न में से कौन सही है, तो 24 में आ जाएगा यहाँ बी, ये करीब 20 ग्राम के बराबर होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ये 20 ग्राम के करीब होता है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अबाउट 20 ग्राम। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय का संदर्भ है, तो वो 311 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस तिथि से रेलवे में पारिवारिक पेंशन दी जाती है, तो वो 1/1/1964 से दी जाती है, ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1964, यानी 1/1/1964। नेक्स्ट है, सामूहिक बीमा योजना GIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, GIS का मतलब होता है यहाँ लिखा हुआ भी अंग्रेजी में, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम GIS का सामूहिक बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई, तो ये की गई थी आपके 1982 से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 28 है, विशिष्ट 16 अंकों डिजिट वाले प्राण नहीं होता है, पान होता है ये, प्राण तो फिर 12 डिजिट में हो जाएगा। जो प्राण होता है PRAN वो 12 डिजिट का हो जाता है, लेकिन ये PPAN है, पान होता है ये, PPA परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, तो ये 12 डिजिट का ही होता है ये PPAN होता है जो 12 डिजिट का होता है, और प्राण जो होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, वो 16 डिजिट का होता है, और आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, पैन कार्ड 10 डिजिट का होता है। तो इसमें जो कौन सा अंक डिजिट मंत्रालय कोड को इंगित करता है, तो वो आपके ऑप्शन डी, 5वां कोड डिजिट मंत्रालय को इंगित करता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन आपके डी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, दुर्घटना रहित सेवा पुरस्कार एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड किस वर्ष लागू की गई थी, दुर्घटना रहित सेवा पुरस्कार एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड किस वर्ष लागू की गई थी, तो ये लागू हुई थी आपके 1997 में, करेक्ट आंसर डी। अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है, यहाँ मैं 30 को बताने से पहले थोड़ा इसकी व्याख्या कर देता हूँ। देखो, ज्वाइनिंग टाइम जो मिलता है प्रशासनिक आधार पर यदि आपका ट्रांसफ़र होता है, उसमें हम ज्वाइनिंग टाइम की बात करें तो वो ये है कि अगर आपकी दूरी 1000 किलोमीटर तक की है तो आपको 10 दिन मिलेंगे, और आपकी दूरी यदि 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है तो 12 दिन मिलेंगे,
और यदि आपकी दूरी 2000 किलोमीटर से ऊपर है तो आपको 15 दिन मिलेंगे। लेकिन 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 यहाँ ये ध्यान रखना है, यदि प्रशासनिक आधार पर आपका ट्रांसफ़र होता है और उसमें शर्त यह है कि 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी है और आप हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं तो आपको 12 दिन का अवकाश मिलेगा। ऑप्शन सी, आपकी दूरी 2000 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए, ये भी शर्त है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ। सेवानिवृत्त रेल सेवकों को उसी सेम क्लास में यात्रा के लिए परिचय अटेंड की जगह सहचर कंपनी की पात्रता किस उम्र से हो जाती है? तो ये जो प्रश्न है साथियों, इसमें 70 वर्ष और उसके बाद है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ये सी है, 70 वर्ष और उसके बाद। किस अवधि में नीलगिरी रेलवे में सेवानिवृत्त रेल सेवकों को पास अनुमेय नहीं है? तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो ए आएगा, अप्रैल से जून। नेक्स्ट है, स्वयं एवं स्पाउस हेतु अनुज्ञाधारी पोर्टर लाइसेंस पोर्टर को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कितना सेट सुविधा टिकट आदेश पीटीओ अनुमेय है? तो वो है 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान वेतन मैट्रिक्स में महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी का वेतन लेवल क्या है? तो इसमें आपका आएगा लेवल 16, लेवल 16, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इस नंबर के मास्टर सर्कुलर से कर्मचारी कल्याण निधि स्टाफ बेनिफिट फंड SBF से संबंधित परिपत्र संकलित है? तो वो हो जाएगा आपके 4, ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 36 है, रेल सेवक आचरण अधिनियम 1966 के किस नियम के अंतर्गत सरकारी एवं उसके नीतियों की आलोचना लिखित या मौखिक प्रतिबंध है? तो वो हो जाएगा आपके 9, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 का कौन सा नियम सिर्फ अराजपत्रित रेल सेवकों से संबंधित है? प्रश्न संख्या 37 में आपके बी आ जाएगा, 24 है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1 अक्टूबर 1968 का कौन सा नियम सिर्फ अराजपत्रित रेल सेवकों से संबंधित है? तो वो 24 है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय संविधान के किस धारा के तहत संसद द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट कानून 1985 को बनाया गया था? तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो 323 ए आएगा। 1 नवंबर 1985 को कैट बनाया गया था और ये बनाया गया था कि कर्मचारियों के जितने भी मुद्दे हैं उनको बहुत शीघ्रता से, फास्ट से, तेज़ी से उनके विवाद को सुलझाना, ये मकसद था कैट का। तो चलिए, वर्तमान वेतन मैट्रिक्स के किस वेतन लेवल में रजत पास सिल्वर पास अनुमेय है? सिल्वर पास आपके CWM वर्कशॉप में और DRM डिवीज़न में DRM को सिल्वर पास मिलता है। तो वेतन पे मैट्रिक्स किस वेतन लेवल में रजत पास है? तो यहाँ है साथियों आपका 39, सी हो जाएगा, दोनों 14 और 15 दोनों सी हो जाएगा, क्योंकि फिर 16 के अंदर तो GM महोदय आ जाते हैं, तो GM महोदय को तो फिर गोल्ड पास मिलता है। तो यहाँ जो 14 और 15 है वो आपके CWM लेवल के, CWM जो है SAG अधिकारी हैं, CWM है डिवीज़न में DRM है, उनको सिल्वर पास अनुमेय है, तो वो 14-15 में आ जाएंगे आपके।
और फिर 16 से तो GM महोदय आ जाते हैं लेवल 16 में, तो फिर 16 से तो गोल्ड पास लागू हो जाता है। तो ये 14 और 15 दोनों को सिल्वर पास अनुमेय है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका। प्रश्न संख्या जो 40 है वो भी बहुत अच्छा है। वर्तमान वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल 8 में न्यूनतम कितना रुपया वेतन देय है। तो यहाँ 8 का पूछा है साथियों, और 8 तक तो आपको याद रहना जरूरी है। जैसे लेवल 1 का 18,000 है, लेवल 2 का 19,900 है, और लेवल 3 का 21,700 है, लेवल 4 का 25,500 है, लेवल 5 का 29,200 है, लेवल 6 का 35,400 है, लेवल 7 का 44,900 है, और लेवल 8 का 47,600 है, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। तो राइट आंसर तो 8 तक तो आपको याद रखने ही रखने हैं, यहाँ तक ही ज़्यादातर पूछा जाता है। अब जैसे लेवल में GM साहब आ जाते हैं 16 में, लेवल 6 में, और 15 में आपके SAG के अधिकारी आ जाते हैं। चलिए, निम्न में से किस स्तर पर स्थायी वार्ता तंत्र कार्य नहीं करता। तो PNM की जो बैठक होती है मंडल स्तर पर, वो प्रत्येक 2 महीने में होती है, तो मंडल स्तर पर ये कार्य करता है। रेलवे बोर्ड स्तर पर 3 महीने में 1 बार होती है, यानी साल में 4 बार होती है, तो यहाँ भी ये कार्य करता है। रेल मंत्री स्तर पर ये लागू नहीं होता, कार्य नहीं करता, तो यहाँ ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। आंसर आपका बी आ जाएगा साथियों, 41 में बी आ जाएगा। फिर है आपके काम करने के घंटे का रेगुलेशन किस अधिनियम से डेराया जाता है। तो वो आता है आपका न्यूनतम मजदूरी नियम 1948, यानी मिनिमम वेज एक्ट 1948, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 43 है, अधीनस्थ रेल सेवकों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट APR, अनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट लिखने के लिए उनका रिपोर्टिंग रेल सेवक के अधीन न्यूनतम कितने दिनों तक कार्य किया जाना चाहिए। तो न्यूनतम समय 3 महीने है, 3 महीने का मतलब यहाँ 90 दिन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रेल का कार्य यूनिट कारखाना कानून के प्रावधानों से इतर एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा CLW नहीं होगा, रेल वर्कशॉप नहीं होगा, BLW लोकोशेड यहाँ हो जाएगा, लोकोशेड यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय रेल प्रबंधन सेवा IRMS की स्थिति को गजट में अधिसूचित हुआ है। तो ये हुआ है आपके 9 फरवरी 2022 को, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है, सुपरन्यूमरी पद के सर्जन के बारे में क्या सत्य है। सुपरन्यूमरी पद के सर्जन के बारे में क्या सत्य है। तो यहाँ पे है जो आपके इसके सर्जन पर रोक है, इसका संचालन सीमित अवधि के लिए तो होता है, उपयुक्त दोनों आ जाएगा, ऑप्शन आपके यहाँ सी आ जाएगा, ऑप्शन आपके यहाँ सी आ जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग दूर संस्थान कहाँ पर है। यानी कि सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकॉम पूरा देखते हैं, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकॉम, तो ये आपके सिकंदराबाद में है, ऑप्शन ए। अड़तालीस की बात करें, गृह निर्माण अग्रिम के लिए एक रेल कर्मी की पात्रता कब बनती है। तो वो बनती है 10 रेलवे सेवा 10 वर्षों के बाद, ऑप्शन ए। 10 साल की रेलवे सर्विस चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट है, सामान्य जनरल बजट एवं रेल बजट के एकीकरण मर्जर के बाद प्रथम बार रेल मिश्रित बजट संसद में कब पेश किया गया था। तो ये किया गया था आपके ये 3-4 साल पहले, मतलब 2017 में, ऑप्शन बी, 2017 में किया है। और प्रश्न संख्या 50 है, रेलवे स्टाफ क्वार्टर के लिए किस प्लान हेड में प्रावधान किया गया है। रेलवे स्टाफ क्वार्टर के लिए किस प्लान हेड में प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाएगा आपके आंसर सी, 51 में।
आंसर सी 51 में किया गया है। तो ये थे साथियों 50 प्रश्न, और हम 51 से 100 पार्ट बी में लेंगे, पार्ट 2 में लेंगे सॉरी। तो 50 प्रश्न हमने इसमें सोल्व कर लिए हैं, और ये आपके ECR रेलवे का ग्रुप बी का अधिकारी APO साहब का पेपर था, इसका हमने 50 प्रश्न तक सोल्व कर लिए हैं। और अब जो नेक्स्ट करेंगे वो 51 से 100 तक करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए आ गया, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि किसी प्रश्न या उत्तर में आपको आपत्ति है तो आप कमेंट के बजाय मुझे मेरे जो व्हाट्सअप नंबर हैं 8502030400 उस पर आप विथ प्रूफ के साथ, ऐसे नहीं, ऐसे तो हम किसी भी चीज़ पे अपने आइडिया से भी कमेंट्स कर देंगे, या अपन ने गलत पढ़ लिया किसी बुक में या कहीं पे अपन ने गलत पढ़ लिया तो उसके आधार पे भी हम कमेंट्स कर देते हैं। अगर आप सही कमेंट्स कर रहे हैं तो आप विथ प्रूफ मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 8502030400 पर आप विथ प्रूफ मुझे उसका आंसर या आंसर का उत्तर आप मुझे सेंड करें। हमारी कमेटी उस उत्तर पर डिस्कस करेगी और उसका रियल उत्तर आपको बताया जाएगा, चाहे भले इसके लिए अलग से करेक्शन वीडियो बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।